Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड लीगल करंट अफेयर्स 2023 के, जो कि 2023 के एग्जाम्स के लिए नहीं, 2024 में जो एग्जाम्स होंगे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और लीगल इश्यूज उठा करके उनको डिस्कस करूँ, देन यू हैव टू कॉमेंट डाउन बिलो। जितने कॉमेंट्स आएंगे उतनी ही जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। एंड अगर कुछ एडिशन डिलीशन जो भी चाहिए, डिलीट करवाना है या ऐड करवाना है और, तो कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। लीगल करंट अफेयर्स वीडियोस आर माय फेवरेट बिकॉज ये मैं बहुत पहले भी करती थी, बट बीच में ब्रेक लेना पड़ा बिकॉज आई वाज वर्किंग ऑन माय अदर चैनल, दैट इज एजुगिरी। बट नाउ वी आर बैक। लीगल करंट अफेयर्स अगर आपको सच्ची में बैक वाला बैक चाहिए तो कॉमेंट करिए, इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो से जितना आप पढ़ सके उतना पढ़िए, इसमें से नोट्स बनाइए और इसको याद करके जाइए अपने एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंडर आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन जो ये है, इसके अंदर क्या कहा गया है? इस वाली जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो गया, ठीक है, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज मतलब दिख रहा है कि कुछ भी नहीं हो सकता है, वापस ये लोग दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते हैं। देखिए हमारा जो इंडियन सिस्टम है, लीगल सिस्टम विद रिगार्ड टू डाइवोर्स, उसके अंदर हम ट्राई करते रहते हैं कि किसी भी लेवल पे जो है कपल एक बार अगर वापस आ सकता है, एक बार क्या हमेशा के लिए वापस आ सकता है, तो वो ट्राई करना नहीं बंद करते। और इसीलिए अगर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट भी होता है कि दोनों पार्टीज अग्री कर गई हैं, ठीक है हमें डाइवोर्स चाहिए, तब भी 6 to 18 मंथ्स का वेटिंग पीरियड दिया जाता है कि आप सोच लीजिए, आप पक्का से सोच लीजिए कि आपको डाइवोर्स चाहिए या नहीं। बट कई मैरिजेस होते हैं जिसमें इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो जाता है कि दिख रहा है कि कुछ भी हो जाए ये लोग वापस एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो उस केस के अंदर ये 6 to 18 मंथ्स के पीरियड को मिस देकर कौन मिस करवा सकता है? सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट की वो पावर है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई कंप्लीट जस्टिस करना है, बट कोई और सेक्शन या कोई और एग्जिस्टिंग लॉ नहीं है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कर सके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो आर्टिकल 142 जो उसकी पावर है, शक्ति का यूज करता है, ठीक है ना। अब ये पढ़ लेते हैं। एज पर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, आफ्टर फाइलिंग द फर्स्ट मोशन सीकिंग डाइवोर्स थ्रू म्यूचुअल कंसेंट, द पार्टीज हैव टू वेट फॉर अ मिनिमम ऑफ 6 months एंड अ मैक्सिमम ऑफ 18 months बिफोर मूविंग द सेकेंड मोशन। दिस कूलिंग ऑफ पीरियड, इसको क्या बोलते हैं? कूलिंग ऑफ पीरियड बोलते हैं। इज मैंडेटेड बाय legislature so as to enable the parties to have an opportunity for introspection and rethink over the decision, कि वो सोच सकें इस डिसीजन के बारे में। देखिए अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप कर रहे हैं, तो आप ये वाली जो जजमेंट है इसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको क्या याद करना चाहिए? सेक्शन 13B के बारे में कि 13B के अंदर 6 months मिनिमम और 18 months मैक्सिमम आपको वेट करना पड़ता है अगर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट लेते हो। बट सुप्रीम कोर्ट अगर इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो तो अंडर सेक्शन आर्टिकल 142 ये स्पेशली ये जो पीरियड है कूलिंग ऑफ पीरियड को कट मार के डायरेक्ट डाइवोर्स दे देते हैं। और ये पीरियड क्यों रखा गया है? कि आप अपने थिंक ओवर द डिसीजन। तो जहां जहां पे मैंने राउंड मारे हैं, ये वाली चीजें अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट तो आर्टिकल 13B को खुद से अच्छे से पेयर प्रोविजन पढ़कर जाइए, ताकि अगर लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाए यहाँ से तो आप बड़े अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएं। यहाँ पर हेल्प मत लेना, खुद से पढ़ने की उसको कोशिश करना, क्योंकि एग्जाम में कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। दिस इज फॉर क्लैट। अदर्स जस्ट रिमेंबर सेक्शन 13B क्या है और कितना वेटिंग पीरियड और क्या चाहिए होता है, वो आपको अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हेल्प करेगा। अब यहाँ पे बिहार ग्रांट्स रिमिशन टू एमपी हु हैड मर्डर्ड अ सिविल सर्वेंट, मतलब वो बाहर आ गया। एमपी कौन होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मेंबर हु मर्डर्ड अ सिविल सर्वेंट, ब्यूरोक्रेट को मर्डर किया था, एक IAS ऑफिसर का मर्डर किया था, वो बाहर आ गया। कैसे? ये बिहार में हुआ है। अब ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये कौन से स्टेट में हुआ है? ये बिहार में हुआ है। नाम क्या है एमपी का? आनंद मोहन सिंह। ये फॉर्मर एमपी थे। फॉर्मर का मतलब पहले हुआ करते थे, ठीक है। कन्विक्टेड फॉर द मर्डर ऑफ DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ गोपालगंज एंड IAS ऑफिसर G कृष्णैया इन 1994। देखिए जिसने मर्डर किया उसका नाम भी इंपॉर्टेंट, जिसका मर्डर हुआ उसका नाम भी इंपॉर्टेंट, और जिस ईयर में हुआ ये भी इंपॉर्टेंट, और जिस स्टेट में हुआ ये भी इंपॉर्टेंट। ये आपको याद करना होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे 10 अप्रैल 2023 बिहार प्रिजन मैनुअल 2012 वाज अमेंडेड। ठीक है, अप्रैल 2023 के अंदर बिहार का जो प्रिजन मैनुअल है उसको अमेंड किया गया, मतलब चेंज किया गया उसके अंदर, जहाँ पर ये लिखा जाता है कि किसको बाहर जाने देंगे किसको नहीं। उसके अंदर ये कहा गया जिसके अंदर रिमूविंग द मर्डर ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी फ्रॉम रिमिशन लिस्ट, की रिमिशन मतलब उसको बाहर निकाल सकते हैं जिसने पब्लिक सर्वेंट का मर्डर किया है। पहले ये अलाउड नहीं था, बट स्पेशली ये अमेंडमेंट लेकर आए और ये वाली जो पॉइंट था पब्लिक सर्वेंट का अगर मर्डर किया है वो रिमिशन लिस्ट में से रिमूव कर दिया कि अगर ऑन ड्यूटी पब्लिक सर्वेंट का मर्डर किया है तो इसको पहले रिमिशन नहीं दे सकते थे। बट स्पेशल चेंज लेकर आए अप्रैल 2020 में और कहा कि अब ये अगर मर्डर किया है पब्लिक सर्वेंट का तब भी हम बाहर जाना अलाउ कर देंगे। क्यों? ताकि आनंद मोहन सिंह जी जो फॉर्मर एमपी थे वो जेल से बाहर आ सके। उसके बाद 2007 के अंदर, ये पहले की बात है कि पटना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट, मतलब डेथ पेनल्टी मिली थी जो कि कम्यूट कर दी गई, मतलब चेंज कर दी गई टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, उसके बाद ये हमें नाम याद करने बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा अलग सा केस है कि सरकार ने स्पेशली एक एमपी के लिए लॉज को, इतनी बड़ी चीज़ को, किसी मर्डर हो गया सिविल सर्वेंट का, कोई छोटी बात नहीं है, चेंज किया, तो ये अलग ही इंपॉर्टेंस रखता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज, अगर आपको ये जो नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं, ये नोट्स चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद सेडिशन लॉ। सेडिशन लॉ के बारे में बार बार न्यूज़पेपर में बात होती रहती है। क्यों? सेडिशन लॉ के बारे में इसलिए बात होती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर इसको सस्पेंड कर दिया था। क्यों सस्पेंड कर दिया था? क्योंकि वो कह रहे थे कि इसका मिसयूज हो रहा है। क्यों मिसयूज हो रहा है? क्योंकि वेग है, इसकी डेफिनेशन वेग है, स्पेसिफिकली डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना, इसका मिसयूज किया जा रहा है कि कुछ भी थोड़ा सा भी इसमें फॉल करता है कि हाँ इसने स्टेट के अगेंस्ट कुछ कहा, ये स्टेट के अगेंस्ट भड़का रहा है लोगों को, चलो इसको अंदर डाल दो। सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी इसकी बात करता है, आपको पता होना चाहिए। सेडिशन 124A इंडियन पीनल कोड के अंदर इसकी बात हो रखी है और 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को सस्पेंड कर दिया था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा गया कि आप इसको रिकंसिडर करिए कि इसको रखना है या नहीं रखना है। तो अभी तो इस पर रिकंसिडरेशन बहुत ज़्यादा हो भी चुकी है, बहुत सारी बातें आई हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो बैठा था, लॉ कमीशन ने कहा कि आप इसको रख लीजिए, बट चेंजेस सजेस्ट करिए, कुछ चेंजेस की कैसे आप चेंज करके इसको रख सकते हैं लॉ के अंदर। एक बात। दूसरी बात, अब नए बिल्स भी आ गए, न्यू बिल्स आ गए हैं। ठीक है ना, न्यू बिल्स का क्या होते हैं? प्रपोजल्स की नए लॉज आ गए हैं जिसमें सारा का सारा इंडियन पीनल कोड ही चेंज करा जा रहा है और उसमें ये सेडिशन लॉ जो है उसमें थोड़ी चेंजेस ला करके रखा गया है। तो ये बातें भी हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं डिफॉल्ट बेल जजमेंट की। डिफॉल्ट बेल पे एक जजमेंट आई, रितु छाबड़िया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, और एकदम से बहुत सारे कोर्ट्स के अंदर लोगों ने अपने केसेस लगा दिए कि हमें बेल दी चाहिए। बेल क्या होता है? जब अरेस्ट हो जाती है, जेल के अंदर चले जाते हैं, उसके बाद जो बाहर निकलवाते हैं उसको बेल कहते हैं। तो डिफॉल्ट बेल की बात स्टार्ट होने लगी जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को स्पेशली आकर के बोलना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट सेड नॉट टू रिलाई ऑन दिस जजमेंट। तो ये जजमेंट का नाम भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया तुम इस जजमेंट पे मत रिलाई करो। ये जजमेंट किस चीज से डील करती है? डिफॉल्ट बेल से। अब क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि भैया डिफॉल्ट बेल होता है तो क्या होता है? अब देखिए, अक्यूज मतलब जिसके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है, एलिगेशन है कि तुमने ये ऑफेंस कमिट किया, प्रूफ नहीं हुआ, पर अक्यूज का मतलब कि अभी लग रहा है कि हाँ इसी ने ही ऑफेंस कमिट किया है। अक्यूज विल बी इंटाइटल्ड टू डिफॉल्ट बेल इफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी फेल्स टू फाइल द चार्जशीट विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिमांड। जब से वो अंदर गया है, अगर उस डेट से आप जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो विद इन 60 days चार्जशीट नहीं फाइल करती है तो क्या हो जाएगी? वो जो अक्यूज है उसकी राइट बन जाएगी कि वो बेल मांग सकता है। डिफॉल्ट बेल की राइट बन जाएगी कि बेल मिलनी चाहिए। ठीक है ना, कुछ केसेस में इसको एक्सटेंड कर देते हैं 90 days तक भी। वो केसेस जो हैं सेक्शन 167 क्लॉज 2 CPC के अंदर ये डिफाइंड है। ठीक है, तो गाइज ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन ओनली फॉर क्लाट। बाकी सबको, ये जो क्लाट वाले बच्चे हैं वो ये खुद ब खुद आर्टिकल ज़रूर पढ़ें। देखिए, क्लाट वालों को एक बात अपने ध्यान में रखनी है कि आपको जो सेक्शंस न्यूज़पेपर में आ रहे हैं वो खुद से पढ़कर समझने बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद से पढ़कर समझने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम आएगी। बाकी सब लोगों को कितना याद करना है? जितने भी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स वाले हैं उन लोगों को, चाहे वो 5 ईयर है, चाहे 3 ईयर है, चाहे आप NL दे रहे हो, चाहे आप CUT, UG, PG ये सब कुछ दे रहे हो, MHCT का एग्जाम दे रहे हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, AILLAT दे रहे हो, उसके अंदर आपको ये तो जजमेंट याद करनी है। डिफॉल्ट बेल क्या होता है, कितने टाइम पर डिफॉल्ट बेल का राइट मिल जाता है। ठीक है, ये इतना आपने याद कर लिया। और डिफॉल्ट बेल की बात कौन से सेक्शन में हो रखी है, अगर आपने ये 3 से 4 पॉइंट याद कर लिए तो आपके लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, अब ये सेक्शन भी थोड़ी सी रीडिंग मार देते हैं इसको। द मजिस्ट्रेट में ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज पर्सन अदरवाइज दैन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस बियॉन्ड
बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 days if he satisfies that adequate grounds it is for doing this। मतलब मजिस्ट्रेट एक्सटेंड कर सकता है कस्टडी 15 days के बियॉन्ड अगर उसको लगे कि हाँ भाई ज़रूरत है। बट नो मजिस्ट्रेट शैल ऑथोराइज, बट कोई भी मजिस्ट्रेट ऑथोराइज नहीं करेगा। शैल मतलब मैंडेटरी। देखिए जहाँ जहाँ लॉ में शैल यूज़ करा होता है मतलब ये ज़रूरी है, मतलब ये मैंडेटरी है, ठीक है। अब यहाँ पे शैल ये यूज़ किया हुआ है, शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज पर्सन इन कस्टडी अंडर दिस पैराग्राफ फॉर अ टोटल पीरियड। मतलब ये क्या कह रहे हैं, बट नो मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को अलाउ नहीं किया गया है, नो मजिस्ट्रेट अलाउ नहीं कर सकता 90 days से ज़्यादा कुछ केसेस में, और कुछ डेज में 60 days, 90 days वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट। मतलब जिसके अंदर ज़्यादा वाला ऑफेंस, बड़ा सीरियस ऑफेंस है तो 90 days तक की एक्सटेंशन से ज़्यादा नहीं दे सकते, 90 days की एक्सटेंशन दे सकते हैं, और 60 days की एक्सटेंशन वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू एनी अदर ऑफेंस, ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए। चलिए आगे चलेंगे। अब यहाँ पर मणिपुर के बारे में बात करते हैं। मणिपुर में राइट्स हुए, सबको पता है किसके बीच में राइट्स हुए, ये आप कमेंट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि मणिपुर में राइट्स किसके बीच में हुए। दोनों कम्युनिटीज के नाम लिखने हैं। देखिए गाइज, अगर आपको ये ऐसे से नोट्स में से पढ़ना अच्छा लग रहा है और चाहते हैं कि नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट और जो भी इतनी न्यूज़ होती है, साइंस, स्पेस, ये सारी आपको ऐसा पढ़ना है और मेरे से पढ़ना है, तो आ जाइए loggery.in पर। वहाँ पर मैं आपको मंथली कंपेडियम ऐसे ही फॉर्मेट में दे रही हूँ और ऐसे ही मैं आपको बिल्कुल समझाती भी हूँ। वहाँ पर आपको मंथली कंपेडियम सिर्फ और सिर्फ ₹300 में मिल जाएंगे। अभी कोड लगाएंगे एजुगिरी 50 तो आपको ₹50 ऑफ भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको डिजी नोट्स विद लेक्चर्स मिलते हैं जिनकी वैलिडिटी जो है वो 2024 तक रहेगी। तो जाइए loggery.in पर, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल, ये आपको पता होना चाहिए। वहाँ पर जैसे ही मणिपुर में राइट्स हुए, बात होने लग गई आर्टिकल 355 की न्यूज़पेपर में। आर्टिकल 355 क्या है, आर्टिकल 355 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बात करता है प्रेसिडेंट के रूल की, कि प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं। और वो कब लगता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। अगर किसी भी स्टेट में इंटरनल डिस्टर्बेंस है तो यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करे हर स्टेट को, ठीक है। एंड टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अगर वो नहीं हो रही है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगता है। मतलब ये वन टाइप ऑफ इमरजेंसी, आर्टिकल 355। तो आर्टिकल 355 किसके बारे में बात करता है, प्रेसिडेंट्स रूल, मतलब स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगना। तो इसकी बात हुई, लगी तो नहीं, बट हाँ न्यूज़पेपर में बात हुई। मणिपुर के सीएम कौन है, डोंगथोम्बा बिरेन सिंह। फिर उसके बाद मणिपुर में एक और आर्टिकल की बहुत बात हुई, आर्टिकल 371C। आर्टिकल 371C के अंदर स्पेशल प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ मणिपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 27th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के थ्रू ये ऐड करी गई। प्रेसिडेंट इज ऑथोराइज टू प्रोवाइड फॉर क्रिएशन ऑफ अ कमिटी ऑफ मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स फ्रॉम मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली में कमेटी बनती है, प्रेसिडेंट बनाते हैं, जिसके अंदर हिल एरिया से मेंबर आते हैं। हिल एरिया कौन से होते हैं, जिसको प्रेसिडेंट नोटिफाई कर दे कि ये हिल एरिया है, ठीक है। 6th शेड्यूल में कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया। 6th शेड्यूल प्रोवाइड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। हर एक पॉइंट में से क्वेश्चन बनता है, हर एक पॉइंट में से क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको याद करना है। शिवसेना वर्सेस शिवसेना, ठीक है। शिवसेना वर्सेस शिवसेना का केस के अंदर एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चर्चा किया गया, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर आप मेरे चैनल एजुगिरी यूट्यूब को फॉलो करते हैं, वहां पर मैंने ये बहुत बार डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट, जहां पे क्लास होती है 6 PM पर डेली, आप जरूर अटेंड किया कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट द हिंदू का एनालिसिस होता है वहां पर, ठीक है। अब यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करते हैं। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई इलेक्शन लड़ा, अमन ने इलेक्शन लड़े और अमन ने कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़ा और वो लेजिस्लेटिव असेंबली में आ गए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आ गए, ठीक है। अब अमन को लगा कि नहीं, कांग्रेस के अंदर मेरा कुछ ज़्यादा नहीं बन रहा है, चलो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये क्या हुआ, चेंजिंग ऑफ पार्टी। इसी चीज़ को चेंज करने को डिफेक्शन कहते हैं, चेंजिंग ऑफ पार्टीज आफ्टर विनिंग, इसको डिफेक्शन कहते हैं। अब एक टाइम हुआ बहुत ज़्यादा डिफेक्शन हो रही थी, मतलब स्टेट कम चलाई जा रही थी और पार्टी ज़्यादा चेंज करी जा रही थी, तो डिफेक्शन हो रही थी। तो अब डिफेक्शन से बचने के लिए, डिफेक्शन से क्या प्रॉब्लम हो रही थी, स्टेबिलिटी नहीं थी, बिल्कुल भी क्या नहीं थी, स्टेबिलिटी नहीं थी।
मतलब स्टेट चल नहीं रही थी ढंग से, सिर्फ चेंज हो रहे थे कि ये इस पार्टी में चला गया, ये इस पार्टी में चला गया, देयर वाज नो स्टेबिलिटी। तो इस चीज से दुखी आकर के एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आए, और वो क्या हुआ कि अगर कोई ऐसे पार्टी चेंज करेगा तो डिफेक्शन मानी जाएगी, और उसके अगर वो ऐसा करते हैं तो डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है, मतलब वो लेजिस्लेटिव असेंबली से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नो डाउट वो दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं, बट एक बार के लिए वो बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो अब बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की। एंटी डिफेक्शन लॉ, डिफेक्शन मतलब एमपी और एमएलए लीविंग वन पार्टी फॉर अनदर, इसकी बात 10 शेड्यूल में करी हुई है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि 10 शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, या एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में किस में बात करी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके थ्रू ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 सॉरी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन, देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान दोगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए 1985 के अंदर जब अमेंडमेंट हुई, ये ऐड किया गया, तो डिफेक्शन बाय 1/3 ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स वाज कंसिडर्ड अ मर्जर। मतलब अगर एक पार्टी के 1/3 मेंबर्स जो है वो दूसरी पार्टी में चले जाते थे तो उसको मर्जर काउंट किया जाता था, मतलब वो डिफेक्शन नहीं मानी जाती थी। कि अगर मान लो अमन जो है अकेला इकलौता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये डिफेक्शन मानी जाएगी और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बट अमन के साथ चमन, जमन, कमन सब जा रहे हैं, 1/3 मेंबर्स जा रहे हैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी के अंदर, तो वो डिफेक्शन नहीं माना जाएगा और डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, ऐसा बोला गया 1985 के एक्ट में। फिर आई एक और अमेंडमेंट, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, जिसके अंदर इसका नंबर 2/3, अगर 2/3 मेंबर्स जाते हैं दूसरी पार्टी के अंदर तो उसको डिफेक्शन नहीं बोला जाएगा, देयरफॉर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। मतलब अगर बहुत सारे मेंबर्स जा रहे हैं तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है जो एग्जिस्टिंग पार्टी में, तभी इतने सारे मिलजुल कर दूसरी में जा रहे हैं, तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है, वो डिफेक्शन नहीं माना जाता है। बट अगर कुछ ही लोग जाएं उठकर तो वो डिफेक्शन हो जाती है। अब यहाँ पर हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे जो हैं वो शिवसेना को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, और वो उन्होंने अपनी शिवसेना के अंदर ही, देखिए शिवसेना के अंदर एकनाथ शिंदे भी हैं, ठीक है ना, और उद्धव ठाकरे भी हैं, ठीक है। उद्धव ठाकरे सीएम हुआ करते थे महाराष्ट्र के। उद्धव ठाकरे जब सीएम हुआ करते थे तो एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ हाथ मिला करके वो चीफ मिनिस्टर बन गए, बट उन्होंने कहा, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं करी, वो पार्ट शिवसेना की है, और उन्होंने बोला कि मेरे साथ ज्यादा लोग हैं तो शिवसेना मेरी है। दोबारा सुनिए, एकनाथ शिंदे शिवसेना एक पार्टी है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। उद्धव ठाकरे जब सीएम हुआ करते थे, ठीक है, सीएम हुआ करते थे, उनके साथ एकनाथ शिंदे भी इसी पार्टी में थे, अभी भी हैं, ठीक है। एकनाथ शिंदे ने अपने ग्रुप के साथ मिलकर के कहा कि ये जो काम कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे, और बीजेपी के सपोर्ट लेकर सीएम बन गए वो एकनाथ शिंदे, और उद्धव ठाकरे सीएम नहीं रहे। अब दोनों लड़ रहे हैं कि शिवसेना है किसका, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने सपोर्ट ली बीजेपी की, ज्वाइन नहीं किया बीजेपी को, ठीक है। अब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं शिवसेना तो मेरी है, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं शिवसेना मेरी है, और क्या ये डिफेक्शन मानी जाएगी कि एकनाथ शिंदे जो है ये पार्टी में रहते हुए भी इसके साथ मिल गए। अब ये क्वेश्चन कौन डिसाइड करता है, अब डिफेक्शन हुआ है या नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन होना है या नहीं, ये जो डिसाइड करते हैं वो करते हैं स्पीकर। तो यहाँ पे महाराष्ट्र के जो स्पीकर हैं राहुल नरवेकर, वो डिसाइड करेंगे, और अभी बार बार न्यूज़पेपर में आ रहा है कि ये लोग जो हैं टाइम पर डिसाइड नहीं कर रहे हैं, तो इनको पुश किया जा रहा है स्पीकर को कि आप डिसाइड करिए। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQ है यहाँ पर कि डिस्क्वालिफिकेशन और डिफेक्शन का पॉइंट सबसे पहले कौन डिसाइड करता है, वो स्पीकर डिसाइड करता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे, अब क्योंकि स्पीकर जो है वो जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो बात आई न्यूज़पेपर में नबम रबिया वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर अरुणाचल लेजिस्लेटिव असेंबली 2016 का केस था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट स्पीकर फेसिंग रिमूवल शुड नॉट डिसाइड। अगर एक स्पीकर खुद ही रिमूवल फेस कर रहा है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हैज रेफर्ड नबम रबिया केस टू अ लार्जर बेंच एज सम एक्सपर्ट्स वर नॉट कंसिडर्ड इन नबम। अब यहाँ पे ये तो कह दिया, और ये भी था कि जो उस टाइम पर स्पीकर थे वो खुद ही डिस्क्वालिफिकेशन फेस कर रहे थे, क्या वो डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनका तो खुद ही नहीं पता वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच को रेफर किया हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस करनी है, ठीक है। और अभी आप थोड़ी सी, जब अगर आगे वाले पार्ट्स आपको चाहिए तो कमेंट करिए, उसके अंदर मैं ये भी बताऊंगी कि टाइम से रिलेटेड कि कितने टाइम में केस को डिसाइड करना चाहिए, वो भी बार बार जजमेंट न्यूज़पेपर में आ रही है, अगर वो आप समझना चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिए। उसके बाद आती है JNCT TD वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर। देखिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा ही न्यूज़पेपर में आती रहती है बार बार। दिल्ली गवर्नमेंट जो है, दिल्ली जो है वो हमारी कैपिटल भी है इंडिया की, ठीक है ना, वो UT भी है और वो स्टेट भी है, तो बहुत ही ज़्यादा भार है इसके ऊपर
यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी है, यहाँ पे सेंट्रल भी अपना वो करती है। तो यहाँ पर क्या हुआ पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट गिव दिल्ली गवर्नमेंट powers to make laws and control over bureaucrat services deputed to its department। तो अब यहाँ पर क्या है, कुछ चीज़ों पे जो लॉ है वो दिल्ली गवर्नमेंट बनाती है, मतलब सीएम बनाती है, और कुछ जो चीज़ें हैं उसके ऊपर लॉ ये नहीं बना सकते, जैसे कि लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस पे, ठीक है ना। अब एक और चीज़ थी कि सर्विस वाला जो पार्ट है, मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो दिल्ली में काम कर रहे हैं वो किसके नीचे आएंगे, जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इस पे क्वेश्चन उठा और ये लोग लड़ते झगड़ के सुप्रीम कोर्ट के पास जब पहुंच गए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो है दिल्ली गवर्नमेंट के पास है पावर। तो देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट गेव दिल्ली गवर्नमेंट पावर्स टू मेक लॉज एंड कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेट्स दैट इज सर्विसेज डेप्यूटेड टू इट्स डिपार्टमेंट। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये पावर, जो ये जो चीज़ है, मतलब कौन डील करेगा गवर्नमेंट ऑफिशियल से, किसके पास पावर है, ये पावर दिल्ली गवर्नमेंट को दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। और लैंड, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस अभी भी इसके ऊपर लॉ ये नहीं बना सकते दिल्ली गवर्नमेंट वाले। पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट हैज सेटल्ड द लॉ इन 2018 अफर्मिंग दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उन्होंने ये भी कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, वो एड एंड एडवाइस, मतलब जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहेंगे, सीएम और जो उसके मिनिस्टर्स हैं वो कहेंगे दिल्ली के अंदर, वो ही वो करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, एक्सेप्ट किसके अंदर, लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना डिसाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स दिल्ली द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी। इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। जो यूनियन टेरिटरी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं डायरेक्ट, और उसको एडमिनिस्टर कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है, थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर जो कि यहाँ पर एलजी है, दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। अगर आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछती हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के कौन है, कमेंट करके जरूर बताना। द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 एडेड आर्टिकल 239 AA टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल ऐड किया गया। द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को क्या बोला गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एंड एडमिनिस्टर देयर ऑफ अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 3 इज डेजिग्नेटेड टू एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर। देखिए इसमें इतनी डिटेल में जाने की हमको ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये वाला पॉइंट याद कर लें और ये वाला पॉइंट याद कर लें, इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। ज्ञानवपी मॉस्क के बारे में हर रोज़ ही ऑलमोस्ट न्यूज़ आता है कि इसका साइंटिफिक सर्वे जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोल दिया, अलाउ कर दिया, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आप साइंटिफिक सर्वे कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं, ज्ञानवपी मॉस्क जो है वो वाराणसी में है। यहाँ पर कहा जाता है कि शिवलिंग मिला है, शिवलिंग जैसा स्ट्रक्चर मिला है, ठीक है, जिसको कि जो मुस्लिम साइड है वो कह रही है कि ये फाउंटेन है, और जो हिंदू साइड है वो कह रही है कि ये शिवलिंग है, ठीक है। सर्वे विल बी डन बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अलाउ किसने किया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलाउ किया है। ASI said that cannot do carbon dating of structure due to technical reason but use ground penetrating radar method। तो ground penetrating radar method जो है US यूज करेंगे, ठीक है। ASI said can do survey of embedded portions of शिवलिंग, जो embedded portions है शिवलिंग के उसका भी सर्वे कर सकते हैं। अब आगे चलेंगे, मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023, ये किसने प्रिपेयर किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया है। रिफॉर्मेशन और रिहैबिलिटेशन ऑफ इनमेट्स मतलब जो लोग जेल में, रिफॉर्मेशन, रिहैबिलिटेशन, ताकि कि अगर वो बाहर आए जब, ठीक है, तो सोसाइटी के साथ घुल मिल सकें। तो इसके लिए उनको बहुत चीज़ें सिखाते हैं, उनको स्किल सिखाई जाती हैं, बेकरी होती है जेल्स के अंदर, कारपेंटर का काम, पेंटिंग का काम, ये सब काम सिखाया जाता है, उनको बहुत चीज़ों में लगाया जाता है ताकि वो बाहर आके सोसाइटी का नॉर्मल सा पार्ट बन जाए और दोबारा से कोई भी गलत चीज़ ना करे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो जेल्स हैं उसके अंदर क्या कहा जाता है कि रिफॉर्म करिए, उनको रिहैबिलिटेट करिए इनमेट्स को। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नए प्रिजन एक्ट लेकर आई है, मॉडल प्रिजन एक्ट। रूल्स फॉर प्रोहिबिटेड आइटम्स सच एज मोबाइल्स इन जेल, मोबाइल्स अलाउड नहीं है जेल में बट अभी भी होते हैं लोगों के पास। एग्जिस्टिंग लॉ कौन कौन से एग्जिस्टिंग लॉ है, प्रिजन एक्ट 1894, प्रिजनर्स एक्ट 1900, ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1950। प्रिजनर्स इन द कंट्री एंड पर्सन्स डिटेन देयर इन आर स्टेट सब्जेक्ट्स गाइडिंग डॉक्यूमेंट। तो ये स्टेट सब्जेक्ट है, जो प्रिजन्स हैं और पर्सन्स जो हैं, आपको पता होगा कि लिस्ट है, ठीक है ना, यूनियन लिस्ट है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकते हैं, जो सब्जेक्ट्स इसके अंदर है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, ठीक है। जो स्टेट लिस्ट के अंदर है वो स्टेट लिस्ट उसके ऊपर लॉ बना सकती है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट में है वो दोनों ही बना सकते हैं, बट अगर सेंट्रल की जो बात है वो ऊपर रखी जाएगी, सेंट्रल प्लस स्टेट बना सकते हैं इसके अंदर। तो ये जो प्रिजन्स हैं और जो पर्सन्स डिटेन्ड है, इनमेट्स हैं, वो किसके अंदर आते हैं, स्टेट के अंदर आते हैं। बट जो ये डॉक्यूमेंट होम मिनिस्ट्री ने बनाया है ये गाइडिंग डॉक्यूमेंट है। जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है वो किसने प्रिपेयर किया, ब्यूरो ऑफ पुलिस
एनालिसिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनियन गवर्नमेंट्स थिंक टैंक ने। ये एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टाइम निकाल के इसको ज़रूर रट्टा मार लेना। पॉश के बारे में बार बार न्यूज़ आती है, पॉश की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, प्रिवेंशन एंड सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। अब यहाँ पर ये क्या है, सेक्शुअल हरासमेंट ना हो वुमेन के साथ जब वो काम करने जाती हैं। इसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला PYQ है वो है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस ले डाउन करी कि कैसे एक वुमेन को प्रोटेक्ट किया जा सकता है अगर वो काम पे जा रही है और उसके साथ सेक्शुअल हरासमेंट होती है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें करेगी, जैसे कि लॉ रिक्वायर्स एनी एम्प्लॉय विद मोर देन 10 एम्प्लॉयज टू फॉर्म ICC इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। इससे पहले मैं बात करना चाहती हूँ एक और कि देखिए, सेक्शुअल हरासमेंट हुई, गाइडलाइंस बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस क्यों ले डाउन करी विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में? बिकॉज तब तक लॉ नहीं आया था। इस जजमेंट और इस जजमेंट की गाइडलाइंस को देखते हुए ये लॉ जो है ये लेकर आया गया, और उस लॉ के अंदर ये बोला गया है कि लॉ रिक्वायर करता है कि अगर 10 एम्प्लॉयज, मोर देन 10 एम्प्लॉयज हैं आपके पास, एनी एम्प्लॉय रिक्वायर्स एनी एम्प्लॉय विद मोर देन 10, एनी एम्प्लॉयर requires any employer with more than 10 employees to form internal complaint। अगर 10 प्लस है तो आपको ऑफिस के अंदर ही 10 प्लस एम्प्लॉयज हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। ICC जो है उसके अंदर हेडेड बाय वुमेन होगी इसकी, एंड 2 वुमेन एम्प्लॉयज एंड अदर एम्प्लॉय विथ थर्ड पार्टी NGO एक्सटर्नल मेंबर, ठीक है ना। तो ये होगा, मतलब हेड करेगी वुमेन, 2 वुमेन एम्प्लॉयज होंगी और थर्ड पार्टी NGO होगा, 3 होंगे जिसमें से वुमेन ही हेड करेगी। डिस्ट्रिक्ट अगर लेस देन 10 एम्प्लॉयज हैं तो उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोकल कमेटी होगी जो ये कंप्लेंट्स लेगी। एम्प्लॉयर हैज टू फाइंड एन एनुअल ऑडिट रिपोर्ट, मतलब बताना पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये जो लॉज हैं ये ले डाउन करे गए, ठीक है। आपको याद रखना है कि 10 प्लस पे एम्प्लॉयर का इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बिठानी पड़ेगी, लेस देन 10 पे इनको क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोकल कमेटी बैठी होगी, वहां पर एम्प्लॉयज जो है कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आई ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है आर्टिकल 123 के अंदर इसकी बात करी गई है, टॉक्स अबाउट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। ऑर्डिनेंस मेकिंग इज द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए ये पावर जो है ये कभी कभी यूज करता है प्रेसिडेंट। कैसे यूज करते हैं, देखिए, ओनली व्हेन बोथ द हाउसेज आर नॉट इन सेशन और ओनली वन इन सेशन, ठीक है। अगर दोनों हाउस सेशन में नहीं है या फिर एक ही सेशन के अंदर है, तब जो लॉ मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है, जिसको ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बोला जाता है, आर्टिकल 123 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है, वो ली जाती है और लॉ बना दिया जाता है। वो लॉ जो होता है शैल हैव द सेम फोर्स एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो लॉ पार्लियामेंट पास करती है वैसा सा ही उसका जो फोर्स रहता है, फॉलो किया जाता है उसको। एंड जो ये लॉ होता है शैल बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड शैल सीज टू एग्जिस्ट। सीज का मतलब स्टॉप कर देगा एग्जिस्ट अगर एट द एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट वो पास नहीं होता है, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट से भी पास होता है, जैसे ही बैठ जाती है वैसे ही अप्रूवल अगर हो जाता है फिर वो लॉ बन जाता है, अगर अप्रूवल नहीं होता तो नहीं रहता है, और अगर उसको टेका पे नहीं किया जाता तब भी वो नहीं रहता है। तो हमें क्या याद रखना है कि आर्टिकल 123 के अंदर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करी गई है, ये लॉ मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है। उसके बाद गवर्नर जो है, गवर्नर के पास स्टेट में ये पावर होती है अंडर आर्टिकल 213, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जलीकट्टू के बारे में। जलीकट्टू क्या है, इट इज अ बुल टेमिंग स्पोर्ट ऑफ तमिलनाडु। इसके बारे में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जलीकट्टू क्या है। जलीकट्टू क्या है, इट इज अ बुल टेमिंग स्पोर्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस जजमेंट का नाम भी याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, इवन आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम छोड़िए, अगर आप NDA CDS के एग्जाम में भी बैठ रहे हैं वहाँ पर भी ये जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर 2014 में ऐसा ही पहले केस आया था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट इम्पोज बैन, सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था जलीकट्टू पे कि एनिमल्स की जो राइट्स हैं वो वायलेट हो रही हैं। इस केस का नाम था एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस नगाराजा, नगाराजा। तो 2014 वाले केस का नाम ये था, ठीक है। यहाँ पर जो है यूनियन ऑफ इंडिया है, यहाँ पर नगाराजा था। उसके बाद क्या हुआ, 2017 में तमिलनाडु ने अमेंडमेंट्स करी, अपने रूल्स के अंदर चेंज लेकर आए। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 फैसिलिटेटेड रूल्स फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ स्पोर्ट एंड स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर चेंजेस लेकर आए कि जलीकट्टू खेली जा सके, उससे रिलेटेड जो लॉज थे वो चेंज करे। फिर भी ये चैलेंज हो गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, जलीकट्टू
जलीकट्टू खेल सकते हैं। क्यों? सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड दैट जलीकट्टू इज अ पार्ट ऑफ कल्चर हेरिटेज ऑफ तमिल्स, वेदर समथिंग वाज पार्ट ऑफ ट्रेडिशन कैन बी डिसाइडेड बाय लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर ने तो लेजिस्लेचर कौन है? लॉ मेकिंग अथॉरिटी है। लॉ मेकिंग अथॉरिटी ने तो एक्ट में कह दिया कि हाँ जलीकट्टू होनी चाहिए, स्पेशल लॉ लेकर आए, उसमें चेंजेस लेकर आए 2017 में तमिलनाडु वाले। तो वो कह रहे हैं कि क्या चीज, क्योंकि ये पार्ट ऑफ कल्चर है और लेजिस्लेचर को, लॉ मेकिंग अथॉरिटी को पता है क्या कल्चर है, तो हम ये अलाउ करते हैं। तो 2014 में जिस जलीकट्टू वो बैन कर दिया गया था, 2023 ने सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड अपहेल्ड द अमेंडमेंट। अदर स्पोर्ट्स इन्वॉल्विंग बॉविन रिलेटिंग टू ऑक्स और काओ, कंबला, बफेलो रेस कर्नाटका में होती है, बुलॉक कार्ट रेसिंग महाराष्ट्र में होती है, ये सब अलाउ कर दी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट सेज नो इम्यूनिटी। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, तो पढ़ लेते हैं। द आर्टिकल 299 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड इन एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, बट क्योंकि प्रेसिडेंट का नाम है तो ये नहीं है कि the Supreme Court, while adjudicating an application for appointment of arbitrator, has held that a contract entered into the name of President of India does not create an immunity against the application of any statutory prescription. वो कह रहे हैं कि क्योंकि प्रेसिडेंट के नाम पे तो आप वो इम्यूनिटी का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वो सिर्फ नाम के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये बस दिमाग में रखना है, ऐसा सा लॉ है, और अगर स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाता है तो आप आंसर कर पाएंगे। मीडिया वन केस बहुत ही पॉपुलर हुआ। ये क्या है? गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि आपका जो लाइसेंस है, ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस है, मलयालम चैनल था, ठीक है, अभी भी है, इसका लाइसेंस रिन्यू करने से मना कर दिया। ठीक है ना। केरला हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, वो चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। केरला हाई कोर्ट ने बोला कि ठीक है हम नहीं करो, ठीक है, मीडिया वन के इसका लाइसेंस। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट करे गवर्नमेंट ने, वो जो थे वो सील्ड जूरिस्प्रूडेंस के अंडर सबमिट करे। व्हाट इज सील्ड जूरिस्प्रूडेंस? कि कवर, मतलब वो दूसरी पार्टी जो अपोजिट पार्टी वो देख ही नहीं पाएगी कि उसका लाइसेंस क्यों रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि कह दिया कि नेशनल सिक्योरिटी के चलते हुए हम ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सकते। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो गलत बात है ना, दूसरी पार्टी को पता होना चाहिए कि उसका क्यों रिजेक्ट किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सील्ड जूरिस्प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया और सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया मिनिस्ट्री ऑफ इन्फो एंड ब्रॉडकास्टिंग का डिसीजन टू नॉट रिन्यू। उनको कहा गया कि आपको रिन्यू करना पड़ेगा, और सील्ड जूरिस्प्रूडेंस से बचने को कहा कि ये सही नहीं है, दूसरी पार्टी को पता होना चाहिए कि उसका जो रिजेक्शन मिला है वो क्यों मिला है। आप नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर हर केस में सील्ड जूरिस्प्रूडेंस, मतलब कवर्ड डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ जजेस को नहीं, कि जजेस देख लें दूसरी पार्टी नहीं देख सके, ये सही नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ। अब बात करेंगे सरोगेसी एक्ट 2021 और असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 के बारे में। अब यहाँ पे सेम सेक्स पार्टनर्स और लिव इन पार्टनर्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं किए गए हैं, वो इन सब चीज़ों का नहीं यूज कर सकते, विच इज नॉट राइट। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी 2021 टू रेगुलेट आर्ट। आर्ट क्या है? आर्ट इज यूज टू ट्रीट इनफर्टिलिटी, जिनके बच्चा नहीं हो रहा है वो वाले ट्रीटमेंट करते हैं कि बच्चा हो पाए। ठीक है, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सरोगेसी के अंदर क्या है कि कोई और जो है बच्चा कैरी करता है, इज एन अरेंजमेंट इन विच वुमेन द सरोगेट अग्रीज टू कैरी एंड गिव बर्थ टू अ चाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। तो पहले क्या होता था कि दूसरी माँ, आपने मिमी मूवी देखी होगी तो उसके अंदर ये होता था कि जो मान लीजिए अमन और अनामिका का बच्चा है, ठीक है ना, पर अनामिका नहीं वो बच्चा पैदा कर रही है, ठीक है, और कोई नाम प्रिया जो है वो बच्चा पैदा कर रही है, ठीक है, तो ये सरोगेसी होगी। है बच्चा इनका ही, ठीक है, स्पर्म एग इनका ही है, ठीक है, मे बी स्पर्म अकेला उनका हो, कुछ ना कुछ है, स्पर्म और एग नॉर्मली इनका होगा, और वो वूम के अंदर वूम रेंट कर रहे हैं वो, ठीक है ना। तो इसके अंदर कहा गया कि ये कॉमर्शियल बेसिस पे नहीं हो सकता है, ठीक है, और कहा गया कि अंडर सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 अ वुमेन हु इज अ विडो और डाइवोर्सी बिटवीन द एज ऑफ 35 to 45 years और अ कपल डिफाइंड एज legally married woman and man can avail of surrogacy। मतलब surrogacy कौन अवेल कर सकता है? अ वुमेन हु इज अ विडो, ठीक है, और अ डाइवोर्सी, विडो है मतलब उसके हस्बैंड की डेथ हो रखी है या फिर उसका डाइवोर्स हो रखा है और वो बिटवीन द एज ऑफ 35 to 45 है, और अ कपल डिफाइंड एज लीगली मैरिड वुमेन एंड मैन कैन अवेल surrogacy। अब कपल कब कर सकता है? अगर मेडिकल कंडीशन उनकी ठीक नहीं है, नेसेसिटाइज है कि उनके बच्चा नहीं हो सकता, surrogacy करनी पड़ेगी। कॉमर्शियल surrogacy नहीं हो सकती, फॉर मनी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये बोला गया। जजेस रेस्क्यू क्या होता है? देखिए यहाँ पर आईपीएस संजीव भट्ट अपील क्या होती है? एक कोर्ट का डिसीजन दूसरे कोर्ट में चैलेंज करना, ठीक है, चैलेंजिंग द डिसीजन, चैलेंज करना एक कोर्ट का डिसीजन दूसरे कोर्ट में, ठीक है। आईपीएस संजीव भट्ट
अगेंस्ट कन्विक्शन इन 1990। कन्विक्शन क्या होता है? प्रूवन गिल्टी, प्रूव हो गया कि हाँ उन्होंने ही ये ऑफेंस कमिट किया। अब एक केस के अंदर कन्विक्शन हो गया एक कोर्ट ने कह दिया कि हाँ यार इसने ये ऑफेंस कमिट किया है। अब वो चैलेंज कर रहे हो वो डिसीजन दूसरे कोर्ट के अंदर, क्योंकि जो दूसरा जज है, दूसरे जजेस है, वो अलग टाइप से दिमाग लगाएंगे। तो अब इस केस में कन्विक्शन हो गई थी इनकी। जस्टिस एम.आर. शाह इन गुजरात हाई कोर्ट वेयर ही हैड हर्ड द केस डिडंट रेस्क्यू। अब यहाँ पर क्या था कि जब चैलेंज किया, मतलब ए कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, ठीक है ना। अब ए कोर्ट का जो डिसीजन है वो चैलेंज किया बी कोर्ट के अंदर, ठीक है ना, इसको अपील कहते हैं। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि नॉर्मली अगर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई यहाँ पे जजेस थे, ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टर जेड और मिस्टर एन हो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। बट यहाँ पर मिस्टर एन की जगह मिस्टर एक्स ही थे, मतलब यहाँ वाले जज और यहाँ वाले जिन्होंने ये डिसीजन दिया और जिनके पास अपील गई वो सेम हो गए। तो उनको कहते हैं कि आप रेस्क्यू कर लीजिए कि कोई और जज आ जाएगा, बट इन्होंने रेस्क्यू नहीं किया। किसने? जस्टिस एम.आर. शाह ने। तो ये न्यूज़ में था, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए गाइज, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो कॉमेंट जरूर करना, फिर मैं और भी पार्ट्स इसके लेकर आऊंगी। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स है। अगर ऐसे ही आपको इंटरनेशनल, नेशनल, स्पेस, डिफेंस ये सब कुछ पढ़ना है मेरे साथ, तो loggery.in पर जाइए और वहाँ पर आप मेरे लेक्चर्स जो हैं वो बाय कर सकते हैं। एजुगिरी 50 का कोड लगाइए। ये कोड जो है थोड़े ही दिन के लिए वैलिड है। आप अपनी करंट अफेयर्स सभी और सभी एग्जाम्स के, नॉट ओनली लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NDA, CDS, एनी जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, दीज करंट अफेयर्स आर गोइंग टू हेल्प यू। आपको डिजी नोट्स के साथ साथ लेक्चर्स भी मिल रहे हैं। आप 6 to 7 आवर्स के अंदर अपना पूरा का पूरा फुल मंथ जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे और डिजी नोट से बार बार रिविजन भी कर पाएंगे। That's it, Loggery signing off. Don't forget to like and subscribe. Comment भर भर के करना अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट पार्ट आ जाए, ठीक है। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।